तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट पेपर 1 ईवीएस के जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। संपूर्ण व्याख्या यानी कि जो है मैं आपको कंटेंट के साथ में पीवाईक्यू कराऊंगा। और ये जो वीडियो हमारी 13 नंबर की वीडियो है, कंटेंट वाले क्वेश्चन 15 बाय 15 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आप सभी को मालूम है कि आपके पेपर में जो है ईवीएस के सेक्शन में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन कंटेंट वाले आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और ये देख रहे हो 13वां नंबर का वीडियो, यानी कि टोटल मैंने 13 वीडियो, मैंने पर वीडियो में जो है 15-15 क्वेश्चन लिए, यानी कि 13 को अगर हम 15 से गुना करें तो हमारा 195 यानी कि 200 क्वेश्चन के करीब मैंने आपको करा दिए। तो समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट होने वाली है। और यदि इस प्लेलिस्ट को कर लेते हो 2018 से अभी तक के सारे क्वेश्चन, तो फिर आपको ईवीएस के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये केंद्र शासित प्रदेश मानचित्र से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को भी जो है आपको बिल्कुल जीरो से कराऊंगा, ताकि जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि डिजिट वहाँ पे जो है चेंज होंगे पेपर में और सारे क्वेश्चन तो यही होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। जैसे कि पैमाना है 1 सेंटीमीटर को हम 155 मीटर मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 155 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 155 मीटर के। और किसी व्यक्ति ने जो है दो शहरों के बीच में जो है 19.7 सेंटीमीटर जो है उन्होंने जो है डिस्टेंस को मापा है। तो इसको किस तरीके से करना है, टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा इसमें तिग्रम नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन है और सिर्फ इतना ही आपको करना है। देख लो भाई, सबसे पहले पैमाना आपको याद है कि 1 सेंटीमीटर को जो है इन्होंने जो है 155 मीटर माना है। ठीक है, और नक्शे की दूरी कितनी है, 19.60 सेंटीमीटर। और वास्तविक दूरी को हम क्या करेंगे, 19.7 से 155 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 सेंटीमीटर का कितना दे रखा है, 155 मीटर दे रखा है ना, तो हमारे पास ये वास्तविक दूरी है, तो इसको इससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आंसर आ जाएगा। ये हमारा मीटर में आंसर आया, मीटर को किलोमीटर में आप ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब कई बंदे पूछेंगे कि ये मीटर को हमने किलोमीटर में कैसे, तो इसको भाई 1000 से डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के आयतन यानी कि वॉल्यूम में निम्नलिखित होते हैं कि मतलब पृथ्वी में जो है कितना कितना जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर का जो है परसेंटेज रहता है, ये आपको बताना है। तो ये तो छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी। जो है 1% परपटी होता है, 84% मेंटल होता है और 15% कोर होता है। तो इसका तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सभी ए, बी और सी जो है तीनों ही सही है। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं तो भाई पृथ्वी, ये आप पूछोगे कि प्रॉपर्टी क्या होता है यानी कि क्रस्ट क्या होता है, जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी भाग, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना कुछ किलोमीटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में भी थोड़ा सा अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, जो कि आपके पेपर में कहीं लेना देना नहीं है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है महासागरीय प्रॉपर्टी, जो कि सागर में होती है, वो पतली होती है। और एक होती है 5 से मतलब ऐसी 5 से 10 किलोमीटर तक का जो है उसका मतलब होता है, मतलब मोटी होती है। और एक होती है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय जो होती है वो 30 से 70 किलोमीटर जो है फैली रहती है। ये सब आपको जानना नहीं है, बेसिक मैंने बता दिया आपको। इसका जो आयतन होता है बहुत कम होता है, लगभग पूरे पृथ्वी का, यदि ये हमारी पृथ्वी, इसका जो पूरा जो आयतन, पूरा जो वॉल्यूम है ना, उसका 1% है। यानी कि 30 से 70 किलोमीटर तक जो ये फैली रहती है। इसी में आप जो है खेती वगैरह जो ऊपर करते हो, उपजाऊ वगैरह करते हो, तो इसी में जो है ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसमें जो हल्की सिलिकेट की चट्टानें खनिज समृद्ध जो है ये जो है होती है। इसमें खनिज वगैरह काफी ज्यादा जो है पाए जाते हैं। और उसके बाद है मेंटल। मेंटल में क्या होता है कि यह जो है उससे नीचे का जो है पार्ट होता है, यह प्रॉपर्टी के नीचे की जो है परत होती है और सबसे बड़ा भाग जो है ये बनाती है। लगभग 84% जो है आयतन जो है इसका वॉल्यूम पूरे पृथ्वी का होता है। इसमें अगर हम बात कर ले तो सिलिकेट की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। मैग्मा जो है इसमें उपस्थित, तो मैग्मा मतलब वो जो है वो जो मैग्मा क्या बोलते हो आप उसको, ज्वालामुखी वगैरह जो उबल रही होती है, वो सब इसी में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं मेंटल के बारे में भी आपको थोड़ा बेसिक बताऊं तो इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। तो ये सब उतना आपको जानना नहीं है। इसको जो है टोटल जो है 2900 किलोमीटर के तकरीबन जो है इसका जो पूरा एरिया होता है। तो मतलब इतनी मोटी होती है, 2900 किलोमीटर, समझ रहे हो कितनी मोटी होती है। चलो भाई, उसके बाद है कोर। कोर क्या है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा जो है ये होता है, जिसका आयतन लगभग 15% होता है। 15% का मतलब कि पूरे पृथ्वी का जो पूरा वॉल्यूम है
उसका 15% जो है ये होता है। इसमें आपको लोहा, निकल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। और कहते हैं कि अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, अगर यहाँ तक हम पहुँच जाए ना तो जितने भी खनिज वनिज की तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। मेन खनिज तो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में तो उतना कुछ हमें मिलता नहीं है। तब भी हमारे पृथ्वी के ऊपर वाले भाग और ज़्यादा ज़्यादा हम कहाँ तक, मेंटल तक पहुँच पाए, कोर तक तो पहुँचे। कोर तक पहुँचेंगे तो हम पिघल ही जाएंगे, कोई पिघल मतलब पहुँच भी नहीं सकता यहाँ पे। वो अलग बात है कि अगर आने वाले टाइम में जो है ऐसी कोई तकनीकी कुछ मशीन वगैरह बन जाए तो वो एक अलग चीज़ है। ये इंग्लिश में आपका 1% क्रस्ट होता है, 84% मेंटल और 15% कोर होता है। इसका सभी ठीक है, ABCR करेक्ट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से जो है खून बहने का क्या कारण हो सकता है। यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेन्स पे जो चढ़ाई वगैरह करते हैं, तो क्या करते हैं कि जब वो जैसी ऊंचाई पे जाते हैं ना तो उनके नाक से ना हल्का हल्का खून बहने लगता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपको जो है कारण बताना है। तो पहला कारण है, अधिक ऊंचाई पर खून का जो रक्त है वो गाढ़ा, यानी कि जो है खून जम जाता है। तो आप खुद एक लॉजिक सेंस लगाओ अपना कि यदि खून अगर जम जाएगा, या कोई लिक्विड, खून तो लिक्विड ही होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ में होता है, तो कोई तरल पदार्थ यदि जम जाता है तो क्या वो बहेगा, कहीं से लीकेज होगा वो नहीं ना। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो दबाव होते हैं ना वो बाहरी दबाव से अधिक हो जाते हैं, इसलिए जो है क्या होता है कि हमारे नाक से जो है खून बहने लगता है। आप खुद सोचो कि किसी भी चीज़ पे फोर्स लगेगा तो वो अगर कोई किसी भी चीज़ में लिक्विड है और उस पर जो है, आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में जो है एक तो बाहर से दबाव पड़ता है, यानी कि एक पर्यावरणीय दबाव होता है, और एक शरीर, जो हमारा शरीर है ना वो अंदर से इसका भी खुद का एक दबाव होता है, यानी कि ये अंदर से जो है प्रेशर ये भी लगाता है, तभी तो हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं ना एनवायरनमेंट में। तो बाहरी दबाव से जो है शरीर का दबाव जो है अधिक हो जाता है, इसलिए जो है हमारी रक्त वाहिकाओं से जो है खून निकलने लगता है। ठीक है, यही इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्या है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम। देखो, अगर बाहरी दबाव से कम होगा तब नहीं निकलेगा, तो ये तो गलत हो गया। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है तो भी नहीं निकला। अगर पूरा सेम बराबर है तो क्या दिक्कत है, तब थोड़ी निकलेगा। जितना मतलब आपकी बॉडी जो है प्रेशर लगा रही है और जो है पर्यावरण से जो आपकी बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है, अगर वो बराबर होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तब जो है नॉर्मल कंडीशन रहेगा। और ये चीज़ें आपको, जो आप सोच रहे हो कि दबाव कैसा लग रहा है, यानी कि आपको नहीं पता कि जो है जो हमारे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी तो एक तरीके से फोर्स ही लग रहा है ना। जो आप जो अभी धरती पे जो है टिके हुए हो या कहीं बैठे हुए हो, तो किस चीज़ से, इन्हीं सारी चीज़ों से ना। जब तक प्रेशर नहीं लग रहा तब तक, वरना तो आप कहीं से कहीं चले जाते। जैसे कि चांद पे आपने देखा होगा, जो चांद पे जाते हैं वो टिकते नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, इसलिए जो है वो उड़ते रहते हैं। समझ गए। उसके बाद है हमारा, इसमें कौन सा आंसर सही है, द प्रेशर इन ब्लड वेसल एक्सीड आउटसाइड प्रेशर, यानी कि आउटसाइड प्रेशर, जो हमारा जो पर्यावरणीय दबाव है उससे जो है ज़्यादा जो है दबाव हमारा जो है ब्लड वेसल, जो हमारी शरीर का जो दबाव होता है उसमें लगता है, वो एक्सीड कर जाता है, इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी तो ये सब गलत है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की जो है उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। यानी कि जो ऐसे कौन से पर्वत है जिनकी जो है उत्पत्ति जो है ना, जिनका जो है मतलब उद्गम जो है ना, जो बने जो है ज्वालामुखी से बने हैं, तो आपको बताना है। तो माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा या आल्प्स पर्वत, इन तीनों पर्वतों में से आपको बताना है कि किसकी जो है उत्पत्ति ज्वालामुखी से जो है हुई, यानी कि वोल्केनो के इरप्शन से हुई है। इस क्वेश्चन का जो है एक से ज़्यादा आंसर है हमारा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना आंसर बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन ही आपको जो है पेपर तक, एग्जाम तक जो है याद रहेगी, अदरवाइज तो सब कुछ भूल जाओगे। देखो, पहला है हमारा माउंट किलिमंजारो, यानी कि माउंट किलिमंजारो, इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, यह अफ्रीका में है। यानी कि ये जो हमारी जो ज्वालामुखी पहले था लेकिन अब जो है मतलब पर्वत बन गया है। तो यही मैं सही बोल रहा हूँ ना, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। यानी कि पहले ये जो है ज्वालामुखी था और उसके बाद अब जो है ये क्या है, ये पर्वत बन चुके हैं। पर्वत का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो भाई थैंक गॉड समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि यह जो है अफ्रीका में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखीय पर्वत है, क्योंकि ये ज्वालामुखी से बने इसलिए जो है ज्वालामुखीय पर्वत है। यह जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि निष्क्रिय है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी का जैसे ही नाम आता है तो आपको जो है मतलब खौलते हुए आग की जो है पिक्चर आपके माइंड में आ रही होगी, उबलते हुए आग, खौलते हुए पानी की तरह आग जो है उबलते हुए और विस्फोट होते हुए आपके दिमाग में ये चित्र आता होगा। लेकिन माउंट किलिमंजारो
के लिए ऐसा नहीं है। ये जो है पर्वत बन गए और बहुत निष्क्रिय है, अब ये एक्टिव नहीं है, मतलब अब इसमें वो सारी चीजें वोल्केनिक इरप्शन वगैरह जो है वो सब इसमें नहीं होता है। उसके बाद है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या है? तो ये भी जो है माउंट फ्यूजी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो है मतलब वोल्केनो से ही जो है इसका जो है निर्माण हुआ है। अब ये जो है माउंट बन गए हैं। यह जापान में जो है स्थित है। इनके जो है ये शहर को जो है मतलब ये कंट्री को याद रखना, कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है, और लेकिन यह जो है सक्रिय सक्रिय का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके माइंड में जो है ज्वालामुखी को लेके जो इमेज बनती है बिल्कुल वही, उसी को हम सक्रिय बोलते हैं। उसके बाद है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत में क्या होता है कि यह पर्वत यूरोप में स्थित है, और इसकी उत्पत्ति जो है भौगोलिक भ्रंश यानी कि फोल्डिंग, जिसको हम पृथ्वी के अंदरूनी बलों के कारण चट्टाने जो है मुड़ जाती है। यानी कि जो पृथ्वी में जो अंदरूनी बल, जो कुछ फोर्सेस लगते हैं ना, आपको मोटा मोटा इतना ही समझना है, जो पृथ्वी के अंदर ना कुछ फोर्सेस लगते हैं, जिस प्रकार से आपके ऊपर कुछ प्रेशर लगती है ना, उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने वगैरह है ना, उन पे कुछ फोर्सेस लगते हैं, उसी को जो हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं। यानी कि भौगोलिक फोल्डिंग, भौगोलिक भ्रंश या भौगोलिक फोल्डिंग इसको हम बोलते हैं, से जो है प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, लेकिन ज्वालामुखी से ये जो है जुड़ी हुई नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल पर्वत है, और इसकी जो उत्पत्ति है ना, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से नहीं हुई है। ठीक है, तो समझ गए कौन सा हमारा आंसर है? तो हमारा जो आंसर, एक बार मैं पीछे आपको ले चलता हूँ, ये माउंट किलिमांजारो और फ्यूजियामा, ये दोनों जो है जो हमारी ज्वालामुखी से जो है उत्पत्तित पर्वत है, माउंटेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। आल्प्स पर्वत जो है ये जो है एक पर्वत है जो कि कहाँ पे स्थित है, चलो भाई कमेंट बताओ, जो कि कहाँ पे स्थित है, यूरोप में स्थित है। और ये पृथ्वी के अंदरूनी बलों के कारण जो इनमें जो है चट्टाने मुड़ जाती है, ये सारी चीजें आपको बेसिक पॉइंट जो हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी पॉइंट्स को याद रखना सकता है, आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है, हाँ यही है फर्स्ट, इसका जो है ए और बी जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का जो है चयन करना है। कुचालक समूह कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप ये जान लो, कुचालक और ये सारी चीजें जान लो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अच्छे ऊष्मा चालक यानी कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जैसी आपने अपनी उंगली जो है अपने स्विच बोर्ड में लगाया और आपको झटका लगा, तो ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आपने लोहे को जो है प्लग में लगाया और आपने उसको छू लिया, तो लोहा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यह ऊष्मा को आसानी से गुजरने देता है, यानी कि जो हीट को जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी तो हीट ही है ना एक तरीके से, तो क्या करता है, ये आसानी से जो है गुजरने देता है, पास होने देता है। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, और एक है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया कि जिससे ऊष्मा जो है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, ये ऊष्मा को जो है नहीं या बहुत कम मात्रा में जो है गुजरने को देता है। जैसे कि ऊन हो गया, अब ऊन को क्या करो, आप स्विच बोर्ड में ऐसे घुसा दो, जैसे कि आप वायर घुसाते हो ना, उसी तरीके से जो है स्विच बोर्ड में घुसाओ, उसको ऊन को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। लकड़ी हो गया, लकड़ी को जो है ऐसे मतलब नंगी तार पे ऐसे मतलब रख दो और उसको लकड़ी को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक कुछ नहीं होगा, हवा से कुछ नहीं होता है, जल में होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्योर जल की, जिसमें कोई भी मिनरल्स ना हो, किसी भी टाइप का कुछ ना हो, तो उसमें जो है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर दो नंगी तार को भी अगर प्योर जल, जो मिनरल वाटर्स होते हैं ना, उनमें डाल दोगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, मैं खारे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मीठे पानी आपके घर में आता है एमसीडी के थ्रू, उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना। तो समझ गए? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर, पीछे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या पूछा है, कुचालक समूह पूछा है। तो ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी, ये तीनों ही हमारे कुचालक समूह हैं, यानी कि जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कुछ भी बोलो आप, क्योंकि इन तीनों से ही जो है, और बाकी की क्यों नहीं है, यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे जो है तांबा है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन पूछा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ऊन, लकड़ी, प्लास्टिक, हवा, जल, जल में भी प्योर जल, ठीक है, मिनरल्स वाले नहीं। तो इसका हमारा वुड, प्लास्टिक एंड वूल, प्लास्टिक एंड वुड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हो?
जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हाथी वाला टॉपिक देख लो भाई, मैंने अभी तक मैं आपको कम से कम 7-8 वीडियो में हाथी वाले टॉपिक को पढ़ा रखा है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊं, क्योंकि हर एक पार्ट को हर एक बच्चा नहीं देख सकता। तो मैं एक पूरी ऐसी वीडियो बना दूंगा ना, उसमें मतलब 30 से 40 क्वेश्चन लूंगा, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में, जैसे कि हाथी को लेके, उसके बाद कुछ जो गणित के सवाल होते हैं ईवीएस में उनको लेके, उसके बाद कुछ ऐसे मतलब मधुमक्खी को लेके, तो इन सभी सवालों को उसमें कवर अप करूंगा। और बाकी जो बच्चे पार्ट 1 से लेके अभी तक देख रहे हैं, तो उनको तो फिर कोई चीज देखने की जरूरत है ही नहीं। छठा क्वेश्चन है हमारा, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। यानी कि कुछ कथन यहाँ पे सही होंगे और कुछ कथन गलत होंगे, तो जो गलत होंगे उसको आपको जो है क्या करना है, चुनना है। ठीक है, पहला हमारा कथन है, 15 वर्ष से अधिक आयु के जो हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जो मेल हाथी होते हैं ना, वो अपने झुंड से अलग हो जाते हैं, और जो फीमेल हाथी होती है ना, वो झुंड में रहते हैं। और जो उनकी जो बड़ी वयस्क हाथी होती है ना, हथनी, तो वो जो है मुखिया रहती है अपने ग्रुप की, और वो बच्चों को जो है वहाँ पे पालन का जो है काम करती है। जो मेल हाथी होते हैं वो ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है, हथनियां झुंडों में रहती है। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो हथनियां, जो फीमेल हाथी होती है, वो जो क्या करती है, झुंड में रहती है अपने बच्चों के साथ में। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे जो है होते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है भाई, 20 से 25 नहीं, आई थिंक 13 से 14 हाथियां जो है मतलब होते हैं, और 20 से 25 नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और नहीं पूछा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाथी जो है 14-15 वर्ष तक आयु में ही झुंड में रहते हैं, तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन से ही रिलेशन है ना, 14-15 वर्ष तक आयु तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद जो है झुंड से निकल जाते हैं। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही है, तो यही हमारा गलत है। 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस आर हेड एज, तो यही हमारा गलत है। सातवां क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। और जब मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला जो एक पूरा मैराथन बनाऊंगा ना, मैं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी लूंगा ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। इसमें ध्यान से पढ़ना, मैं क्या पढ़ के आपको जो है बता रहा हूँ। आपका घर जो है एक्स पे स्थित है, यानी कि जो आपका घर है एक्स पे है, तथा आपका जो विद्यालय है वाई पर स्थित है। यानी कि एक्स पे आपका घर है और वाई पे आपका विद्यालय है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए जो कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पे जाते हैं, जो ठीक एक्स के जो है उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पे है। फिर बी पे जाते हैं, जो कि ए के ठीक पश्चिम में जो है 75 मीटर की दूरी पे है। फिर सी पे जाते हैं, और बी के, जो कि बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पे है। आई नो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो और अतः में आप जो है वाई पे जाके अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो कि ठीक सी से जो है 75 मीटर की दूरी पे है। तो वाई से आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी, ध्यान रखना, वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। यानी कि वाई से आपके विद्यालय से जो आपके घर की जो है सही दिशा पूछी है। सबसे पहले तो जो पीछे तामझाम मैंने आपको बताया, वो तामझाम को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम से। बिना डायग्राम बनाए आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैंने आगे बना रखा है। ये देखो भाई, सिर्फ इतना डायग्राम है जो मैंने पीछे आपको बताया, इतना डायग्राम है। और स्कूल से जो है घर की स्थिति पूछी है, तो ये आपको बताना है। तो चलो भाई मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक्स पे जो है आपका घर है और वाई पे जो है आपका स्कूल है। ये दोनों बातें आपको मालूम है। चलो अब चलते हैं हम एक्स से। सबसे पहले हम घर से ही तो चलेंगे ना। घर से हम क्या करते हैं, हम जो है क्या करते हैं, एक्स से जो है उत्तर में 125 मीटर ए पे जाते हैं। उसके बाद हम पश्चिम में बी पे जाते हैं 75 मीटर चल के, और उसके बाद फिर से हम 150 मीटर उत्तर में जो है सी पे जाते हैं, और फिर लास्ट में जो हम पूर्व में जो है वाई पे जाते हैं 75 मीटर। तो अब जो है आपको बताना है कि स्कूल से जो है घर की दिशा क्या होगी। यानी कि स्कूल हमारा कहाँ पे है, स्कूल हमारा जो है आप देख रहे हो घर से ऊपर है ना, ये उत्तर की तरफ है ना हमारा स्कूल। यानी कि घर की दिशा से स्कूल हमारा किधर है, उत्तर की दिशा की ओर है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें स्कूल से दिशा पूछा है घर की। तो यानी कि हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जैसे कि ये मैंने बना रखा है इस तरीके से। जहाँ से भी पूछे ना वहाँ पे इस तरीके से ऐसे प्लस बनाना, और इसको जो है पूर्व पश्चिम करके, इसको जैसे मैंने ये कर रखा है पूर्व पश्चिम करके कर देना। और उसके बाद देखना, देखो भाई, स्कूल यदि उत्तर की तरफ है घर की दिशा से, तो घर किधर होगा। यदि स्कूल उत्तर की दिशा की ओर है घर की दिशा से, तो जो घर है उत्तर के बिल्कुल अपोजिट यानी कि दक्षिण में होगा। तो इसका दक्षिण ही हमारा जो है करेक्ट आंसर। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लो ना, नीचे की तरफ है ना घर, स्कूल के सापेक्ष नीचे है ना घर, तो ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, नीचे तो दक्षिण दिशा होती है ना।
ये तामझाम आपको पढ़ लेना है। तामझाम क्या है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और इसका जो है साउथ जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन है पौधे को लेके। पौधे को एक प्रजाति एक्स है, पौधे का एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में जो है पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में जो है पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है ये आपको बतानी है। यानी कि पौधे की एक प्रजाति है जो कि एक्स है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है संख्या में पाई जाती है और भारत के वायु भाग में जो है ये पाई जाती है। तो आपको बताना है वो किस प्रकार की प्रजाति है। चलो भाई, सबसे पहले इन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से आपको जो एक्सप्लेन करना होगा मेरे को। पहला है विलुप्त होने की कगार पे, यानी कि एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड क्या होते हैं कि जो चीज़ें, जो कोई भी स्पीशीज वगैरह हो गई, कोई भी जीव जंतु हो गए जो बिल्कुल ही विलुप्त होने, जैसे अभी हमारे टाइगर्स बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे थे, बिल्कुल खत्म होने वाले थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलुप्त होने की कगार पे उस जाति को, प्रजाति को। और इसकी डाटा हम किस में रिकॉर्ड रखते हैं, तो एक रेड बुक करके जो है डाटा होती है, एक रेड बुक करके किताब होती है, उसमें जो हम इनकी डाटा को जो है रखते हैं। विलुप्त होने की कगार वाली जनजाति को, प्रजाति कह रहा हूँ, जनजाति या जीव जंतु वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, तो उसको हम इस वाली बुक में जो है रिकॉर्ड करके रखते हैं, किसमें, रेड बुक। उसके बाद है विदेशी, जो कि विदेशी जो है मतलब कि कोई भी अगर पेड़ पौधे जैसे कि मिर्च है, हाँ, जो हमारी जो मिर्च होती है, तो मिर्च जो है आप सभी को जो है पता है आपको कि साउथ अमेरिका से जो मिर्च आई है तो वो विदेशी हुआ। प्रचुर यानी कि जो बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती हो। और स्थानिक का मतलब कि जो किसी विशेष स्थान पे पाई जाती हो। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्थानिक का बता देता हूँ। स्थानिक का मतलब होता है एंडेमिक प्रजाति, वह प्रजाति होती है जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक बोला है ना यहाँ पे, जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ही पाई जाती है और उस क्षेत्र के बाहर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती है। हम कुछ बोलते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ वहाँ की बहुत फेमस है, वो चीज़ें बहुत फेमस है, उसी प्रकार से जो कुछ जीव जंतु है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो विशेष पर्टिकुलर उसी ही जगह की बहुत फेमस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्थानिक बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स भाग में पाई जाती है तो किस प्रकार की जो है प्रजाति है, तो ये जो है हमारी स्थानिक प्रकार की प्रजाति है। समझ गए। विलुप्त होने की कगार पे यहाँ पे बात नहीं की गई है, विदेशी की बात नहीं की है, प्रचुर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पैदा होती है। लेकिन फिर लास्ट में ये भी तो देखो ना कि भाई क्या पूछा है, लेकिन पूरे विश्व में जो है वायु भाग में पाई जाती है, ये किस प्रकार की प्रजाति है, तो वो भाई स्थानिक प्रजाति है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज है। समझ गए। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्रित धातु से जो है बने हैं, यानी कि मिक्स जो है एलॉय से बने हुए हैं, तो वो आपको बताना है। पहला है स्टील, ब्रांस या ब्रॉन्ज। तो इसका तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। मिश्रित धातु क्या होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर, यानी कि धातु और अधातु से मिलकर जो है के मिश्रण से जो नई धातु बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित धातु बोलती है। जो ताकत होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जंग प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि जो इनमें जो है कोरोजन वगैरह नहीं लगता है, जो जंग वगैरह है वो नहीं लगता है, इसमें जो है सुधार करती है। समझ गए। इसको हम मिश्रित धातु बोलते हैं। इसके जो है पदार्थ के प्रकार देख लो। देखो भाई, स्टील एक मिश्रित धातु है जो कि आयरन और कार्बन से बनती है। ब्रॉन्ज यानी कि पीतल मिश्रित धातु है जो कि कॉपर और जिंक से बनती है। ब्रॉन्ज जो कि कांच होता है वो भी एक मिश्रित धातु है जो कि कॉपर और टिन से बनता है। लिथियम जो है एक शुद्ध धातु होती है, ये किसी के मिश्रण से नहीं बनता है। तो आंसर तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने आपको अच्छे से। उसके बाद है ग्रेशियम जो कि एक शुद्ध धातु है, एल्यूमिनियम जो कि एक शुद्ध धातु है, टिन जो कि एक शुद्ध धातु है। तो स्टील, ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज ये जो है एक मिश्रित धातु है, यही जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ गए। और यदि इसी प्रश्न में मिश्रित धातु की जगह शुद्ध धातु पूछ लिया जाए तो आप इनके नाम अच्छे से बता सकती हो। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उसको लर्न करनी है, आपको रिवीजन करना है अच्छे से। लर्न भी नहीं करना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि याद करो इसको बैठ के। अगर 4-5 बार मेरे नोट्स को पढ़ लोगे ना, जो आप नोट्स बना रहे हो अभी, तो उसके बाद आपको फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना। प्रश्नों के प्रकार, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रश्नों के प्रकार। उसके बाद इससे रिलेटेड एक टॉपिक जो हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला है अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न कौन से होते हैं, कन्वर्जन क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन का जवाब हम 1 वर्ड में देते हैं, एमसीक्यू में देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, ये 1 वर्ड में जवाब होता है। जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन होगा 1 पन्ने का, लेकिन जवाब उसका सिर्फ 1 वर्ड में होगा, तो एक ऑप्शन टिक करोगे। तो वो कौन से प्रश्न हुए, वो अभिसारी प्रश्न हुए। उदाहरण के लिए भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। आप थोड़ी बताओगे कि भारत की राजधानी मुगलों के द्वारा ये वो दिस डैट अदरक लहसुन, ऐसे थोड़ी बताओगे, नहीं ना। भारत की राजधानी क्या, अगर आपको मालूम है तो ठीक है भाई, नहीं मालूम है तो नहीं पता है, बस
उसके बाद है अपसारी प्रश्न, बिल्कुल उसका अपोजिट। पहले वाले में हम वन वर्ड में, इसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे भाई भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें हम अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च सब के बारे में डिटेल में हम बताएंगे। मतलब जो चीज़ हमें बताना होगा उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके कई सही उत्तर हो सकते हैं। ये बच्चों के सोचने की कल्पना और नए विचारों को जो है उभारने को निकालने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी अपनी सोच को कई दिशाओं में फैलाकर उत्तर दे। यानी कि ये जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं बच्चे जो है। इससे जो है रचनात्मकता बच्चों में काफ़ी ज़्यादा आती है। यानी कि जब आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे में कोई लिमिट तो नहीं रहता है, या अगर लिमिट भी होता है कि 500 शब्दों के अंदर लिखो तो आप 500 शब्दों में अपने वर्ड्स को बना बना के लिख सकते हो। तो वो जो है आपके अपसारी प्रश्न यानी कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन हुए। तीसरा है दार्शनिक प्रश्न यानी कि फिलोसफिकल क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ऐसे प्रश्न जो जीवन से संबंधित होते हैं, नैतिकता से, जो सही है गलत है, गहरे विचारों से संबंधित जुड़े होते हैं। इनका कोई जो है एक सही जवाब नहीं होता है, बल्कि सोचने पे जो हमें मजबूर कर देते हैं। जैसे कि क्या हमेशा सच बोलना सही होता है? तो आप इसका उत्तर मुझे क्या दोगे? आप थोड़े से विचार करोगे कि हाँ भाई ये तो बात सही बोली है इन्होंने, कि क्या हमेशा हमें जो है सच बोलना सही होता है? कई बार ऐसा भी है कि सच बोल के हम किसी जो है विपदा में फंस गए हो। कभी हम एग्जाम सेंटर पे जो है हम कुछ चिट ले जा रहे हो और हमें तो बिल्कुल हरिश्चंद्र बनना, और हमने मैडम को दिखा दिया कि हम चिट लेके आए हैं, और वहाँ पे आपकी अच्छे से जो है फिर क्या हुआ, एग्जाम भी कैंसिल हो गया। और फिर तो क्या वहाँ पे सच बोलना सही था? तो मेरा ये क्वेश्चन था। तो समझ गए ना दार्शनिक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, जो जीवन से जुड़े होते हैं, नैतिकता सही गलत से जुड़े होते हैं, गहरे विचारों से जुड़े होते हैं, जिनमें आपको जो है सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है काल्पनिक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी विवाद रहता है, लेकिन मेरे से पढ़ रहे हो तो विवाद की तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं? काल्पनिक प्रश्न ऐसे स्थिति प्रस्तुत करते हैं जो वास्तविक नहीं है। यानी कि जो वास्तविक नहीं है कि मैं अगर पंछी बन जाऊं तो मैं उड़ने लगूंगा, तो क्या ये वास्तविकता से इसका कोई लेन देन है? आप जो है सूरज पे जो है आप अपना घर लेके रहने लगो, आप अपना 50 गज का प्लॉट कटवा के सूरज पे रहने लगो, क्या ये पॉसिबल? इसका वास्तविकता से कोई संबंध है? नहीं है संबंध, सीधी सी बात है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो काल्पनिक प्रश्न होते हैं, और छात्रों को उस स्थिति पर विचार करने के लिए जो है कहते हैं। और हम क्या करते हैं कि छात्रों को एक ऐसी स्थिति दे देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों यदि ऐसा होता, यदि तुम चिड़िया बन जाते तो तुम क्या करते हैं, जिनका वास्तविक से कोई लेन देन नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे काल्पनिक प्रश्न होते हैं। अब देख लो भाई इससे संबंधित 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे, जो मैंने पीछे आपको टॉपिक बताया है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती, ध्यान से पढ़ना, गलत हो गया तो फिर कुटाई लगेगी अच्छे से। उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? ऐसे प्रश्न क्या है? वैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें बच्चों से नहीं पूछने चाहिए, पता नहीं सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए। ये नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस टाइप के मारने कूटने वाली बातें हमें बच्चों से नहीं पूछनी चाहिए, कि इससे बच्चे के जो दिमाग में, मस्तिष्क पे ना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बताओ भाई क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न क्या होंगे? क्या ये दार्शनिक प्रश्न है? दार्शनिक प्रश्न तो नहीं है, इसमें जीवन से जुड़ी क्या बातें हो रही है? अभिसारी प्रश्न भी नहीं है, काल्पनिक प्रश्न भी यहाँ पे नहीं है। ये जो है अपसारी प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। ये है कौन से प्रश्न है? अपसारी प्रश्न है। इसमें जो बच्चे को जो है, मतलब बच्चे जो है एक से ज्यादा आंसर आपको जो है बताएंगे। हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। किसी के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, किसी के नेगेटिव। कोई बोलेगा अच्छा होगा, हम मार देंगे, हमारे जो है चिड़िया हमारे घर पे आ जाती है, सुसु पोटी करके चली जाती है, अच्छा होता है। तो मतलब इस टाइप के आंसर बच्चों से आपको मिलेंगे। तो ये हमारे जो है अपसारी प्रश्न होंगे। उसके बाद हमारे 11वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में 7:30 जो है शाम के बज रहे हैं, तो उसी दिन यानी कि सेम डे जो है 2 जो है दोपहर में कहाँ पे बजेंगे? यानी कि 2 PM कहाँ पे होगा? यदि भारत में 7:30 के शाम के 7:30 बज रहे हैं तो 2 PM कहाँ पे जो है बज रहे होंगे? तब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे बता दें? ऑप्शन में जो दे रखे हैं इन्हीं में से जो है किसी एक जगह जो है 2 PM हो रहा होगा, तो ये आपको बताना है। कराची में, लंदन में, जापान में या ढाका में। ढाका आपका बांग्लादेश पड़ जाता है, तो आपको बताना है भाई बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है सबसे पहले जो है इनके जो है आपको टाइम का जो है मालूम होना चाहिए, कौन सा जो है इंडिया से कितना पीछे चल रहा है, कितना पीछे इनका टाइम है, कितना प्लस में टाइम है। GMT आपको जो है अच्छे से मालूम होगा, तभी आप जो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये हमारा फर्स्ट है कराची। कराची यानी कि हमारा जो जानी दुश्मन देश है पाकिस्तान, जो आए दिन हम पे हमले करते रहता है। तो पाकिस्तान का क्या टाइम है? तो इसको हम UTC से जो है मिलाते हैं। अब आप कहोगे UTC क्या होता है? तो UTC बेसिकली जो है, पहले हम GMT से जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से जो हम इसको मिलाते थे। मिलाने इन द सेंस कि जो उसमें टाइम हो रहा है
उससे हम प्लस या माइनस, यानी कि जब आप ईस्ट की तरफ आओगे तो प्लस में टाइम होंगे और अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो माइनस में टाइम होंगे। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे माइनस में टाइम दिखेंगे, यानी कि मतलब GMT से हम माइनस कर देते थे उतना टाइम। और अगर आप ईस्टर्न जो है कंट्रीज की तरफ, जैसे कि एशिया की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको प्लस में टाइम, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो है यहाँ पे जो है प्लस में आपको टाइम दिखेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना मतलब उतना एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था, तो उससे भी एक एडवांस वर्जन लाया गया UTC, यानी कि अब पूरे वर्ल्ड में जो है ना UTC से जो है टाइम मिलाया जाता है। जैसे कि कराची में जो है +5 जो है टाइम मिलाया जाता है, यानी कि भारत से कराची कितना पीछे है, सिर्फ 30 मिनट। आप सभी को भारत का टाइम पता है आपको? हमारा जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है क्या है, 5.5 घंटे, यानी कि UTC से जो है 5.5 घंटे जो है हम क्या है प्लस में आगे हैं। ठीक है, यदि भारत में 7:30 बज रहे होंगे तो कराची में क्या हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे। इंडिया से 30 ही मिनट पीछे चल रहा है ना, यानी 5 घंटे है और हमारे इंडिया का 5.5 घंटे का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो यदि भारत में 7:30 बज रहे हैं तो जो कराची है यानी कि पाकिस्तान में जो है 7 बज रहे होंगे। तो समझ गए? तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। हमें तो 2 PM पूछा है ना कि 2 PM कहाँ हो रहे होंगे। उसके बाद है लंदन, यूके में UTC क्या है, 0 है, यानी कि वहाँ पे जो है 0 UTC है। और गर्मी में जो है GMT 1 हो जाता है, यानी कि गर्मी के समय जब समर वेकेशन वहाँ जब समर आता है तो GMT +1 हो जाता है। इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भारत से कितना पीछे है। तो भारत से जो है 5.5 घंटे पीछे चलता है, यानी कि अगर भारत में 7:30 बज रहे होंगे तो लंदन में जो है कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 2 कब के? दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटे पीछे जाना है ना, तो इसमें हम 7:30 में से 5.5 घंटे पीछे करेंगे, यानी 30 में से 30 गया 0 और 7 में से 5 गया क्या हुआ, 2। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जापान का UTC पे कितना है, जापान पे UTC पे +9 का टाइम है। इंडिया से पीछे नहीं, इंडिया से 3.5 घंटे आगे है, यानी कि अगर भारत में 7:30 बज रहे हैं तो जापान में 11 बज रहे हैं। उसके बाद है ढाका यानी कि बांग्लादेश में UTC से जो है ये 6 घंटे प्लस में है और इंडिया से जो है कितना है, 30 मिनट आगे है। यानी कि अगर भारत में 7:30 बज रहे हैं तो बांग्लादेश में 8 बज रहे होंगे। तो समझ गए? सबका सिर्फ आपको इतना याद रखना कि कौन इंडिया से कितना पीछे, यही आपसे पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद हमारा जो है 12 क्वेश्चन है, EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का जो है पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, यानी कि थिंक करो, किसी चीज को जो है जोड़ो आपस में, मर्ज करो, साझा करो, शेयर करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन यानी कि पीयर ट्यूटरिंग, जिग्सॉ, रणनीति सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण किस चीज के उदाहरण ये आपको बताने हैं। इनके ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ। पहला है आगमनात्मक उपागम। आपको जो है मैंने CDP में अच्छे से पढ़ाया था। एक आगमनात्मक जो है शिक्षण विधि होती है जो कि ग्रामर सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एक होती है निगमनात्मक। लेकिन यहाँ पे आगमनात्मक का मतलब क्या होता है कि आगमनात्मक में अगर हम कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं, लाइक अगर हम नानू कह रहा हूँ, नाउन सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हम पहले बच्चों को जो है उदाहरण सिखाएंगे, मतलब उदाहरण देंगे बच्चों को, उसके बाद हम नियम की ओर ले जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आगमनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम में क्या होता है कि बच्चा जो है इसमें जो है खुद से जो है कुछ जो है मतलब अपनी जो है बुद्धि का प्रयोग करता है, रचना और अपनी क्रिएटिविटी जो है इसमें दिखाता है। कोई भी काम बच्चे को दोगे तो वो रचनात्मक रूप से जो है कोई भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर देगा, वो अपनी बुद्धि का उसमें जो है प्रयोग करेगा। तो इसकी तो बात हो रही है यहाँ पे भाई। यहाँ पे जो अगर बच्चा सोच रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चा जो है सोच समझ के जो है अपने जो है बुद्धि का प्रयोग करके जो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, कुछ कोई भी चीज अगर कोई भी काम दोगे ना, तो उसमें जो है कोई भी प्रोजेक्ट दोगे तो बच्चे की रचनात्मकता उसी में दिख जाएगी। कई बच्चे ऐसे होंगे खाली सफेद पन्ने पे लिख के ले आएंगे, लेकिन कुछ यूनिक ऐसे बच्चे होंगे जो उसमें कुछ फूल पत्ती बना देंगे, कुछ रंग बिरंगे उसको डेकोरेट कर देंगे, तो आपको रचनात्मकता अलग से ही दिखेगी बच्चों में। तो इसकी तो बात हो रही है। उसके बाद है सहपाठी समूह द्वारा सीखना। लेकिन ये भी तो आंसर है भाई। एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जो बच्चा जो है सहपाठी पीयर ट्यूटरिंग कर रहा है, सहपाठी ट्यूशन कहाँ गया, सहपाठी पुनरीक्षण कर रहा है, तो इसमें भी बच्चा अपने सहपाठी से भी तो सीख रहा है, यानी कि इसका तो ये भी करेक्ट आंसर हो गया। ये ऊपर नीचे पॉइंट हो गए। तो यानी कहने का मतलब है कि दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट आंसर है। यदि अगर पेपर में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप जो है किसी एक पे भी, क्योंकि आप तो एक ही ऑप्शन लगाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कर देना कि दोनों ऑप्शन को टिक करके आए ना, वो आपका फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
कंप्यूटर लेगा ही नहीं चेकिंग में। अगर आप रचनात्मक उपागम पे लगाते हो तब भी आपका सही माना जाएगा, और अगर आप सहपाठी समूह द्वारा सीखने पे लगाते हो तो तब भी आपका सही माना जाएगा। यहाँ पे उपदेश देने की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, और ना ही आगमनात्मक उपागम की बात हो रही है, इन दोनों की हो रही है, तो यही दोनों इसके करेक्ट आंसर है। कहाँ गया, इसमें देखो सही से लिखा है पीयर ग्रुपिंग लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की जो है यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया ना, पीयर ट्यूटरिंग की बात और पीयर रिव्यू की बात हो रही है, और जो बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है कोई भी चीज़ करता है तो उसमें सोचता है, पीयर करता है, उसमें जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है लाता है, तो दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को जो है तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ जो राजू है वो घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य अन्य जो हरी सब्जी पत्तेदार सब्जी होती है वो नहीं खाता है। कहने का मतलब जो सलीम है वो बाहर का जो है खाना खाता है, मैदा का खाना खाता है, जिससे जो है मोटापा बढ़ सकता है। मैदा वेदा अगर बाहर के खाने खाओगे, बर्गर मोमोज चाउमीन, इससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो राजू है वो घर का तो खाना खाता है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह पालक वागल क्या हो गया आज मुझे, पागल पालक वगैरह जो है, कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे कि फूल गोभी बंद गोभी वगैरह हो गए, ये सब नहीं खाता है। तो इससे क्या होगा, उसके में जो है खून वून की जो है कमी हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें नहीं खाएगा। दोनों को जो है निम्नलिखित में से किस विकार से जो है पीड़ित होने की संभावना है, तो आपको बताना है कि ये जो है बीमारी आपको दे रखी है। इनमें से जो है आपको अगर एक का भी पता चल गया ना तो आप उसका आंसर सही कर लोगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो सलीम है वो जो है बाहर का मैदे वाला खाना खाता है, यानी कि मोटापा हो जाएगा उसको, मोटापा। और दूसरा जो है जो राजू है, कहाँ गया, राजू है, राजू को जो है अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि वो जो भाई हरी सब्जी पत्तेदार वाले खाने खाएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक सी बात है उसमें जो है खून की कमी हो जाएगी। तो इसका यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, ये जो है लीफी वेजिटेबल नहीं खाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आप में से कितने नहीं खाते हो मुझे बताओगे। ओबेसिटी और अनीमिया जो है बच्चे जो है ग्रस्त है। ठीक है, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप में से कितने बच्चे नहीं खाते हो, खैर आप तो बच्चे थोड़ी हो, आप तो जवान हो चुकी हो, कईयों की तो शादी हो रखी है। चलो भाई, हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की जो है स्थितियां आपको बतानी है। इसका जो है मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो भाई देख लो, ये इसके ऑप्शन है और इसका जो है मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या पूछा है, तेलंगाना के सापेक्ष, यानी तेलंगाना से गुजरात पहले और उसके बाद बिहार की स्थिति आपको बतानी है। तो देख लो भाई, तेलंगाना कहाँ पे है भाई, ये है हमारा तेलंगाना। सबसे पहले किसकी स्थिति पूछी है, गुजरात की। यहाँ है गुजरात, उसके बाद पूछी है हमारी बिहार की, बिहार यहाँ पे है। यानी कि अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से अगर पेपर में करोगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तेलंगाना से गुजरात की स्थिति कहाँ है, गुजरात सबसे पहले कहाँ है, ऊपर की साइड है, यानी कि उत्तर की साइड में। और बिहार कहाँ पे, बिहार भी ऊपर की साइड है, यानी कि उत्तर की साइड में। तो दो जो है उत्तर आपको जो है ऑप्शन में दिखने चाहिए। तो दो उत्तर कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है उत्तर, यहाँ भी दिख रहा है, ये नहीं ये काट दो, दक्षिण दिख रहा है, इसको भी काट दो, और उत्तर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में और 4th ऑप्शन जो है आपके पास जो है एलिमिनेट होके आए हैं। इन्हीं में से जो है कोई करेक्ट आंसर है। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि उत्तर में, यानी कि गुजरात किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है, आप सभी को मालूम है, अभी मैप में भी दिखाऊंगा। और बिहार किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। ये देखो ना, इस तरफ की, जैसे ऐसे हम प्लस बनाएं तो आपके राइट हैंड साइड में पूर्व आ गया, यानी कि इस तरफ बिहार की तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम है, तो गुजरात आ गया इधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट ही इसका जो है करेक्ट आंसर है। यानी कि उत्तर की तरफ तो है ही। उत्तर क्यों है, अब आप पूछोगे कि सर जी गुरुजी उत्तर क्यों आपने बताया, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि तेलंगाना से ऊपर में है ना ये, तो तेलंगाना नीचे हुआ, और नीचे से ये ऊपर में है तो ऊपर है तो उत्तर, बिहार भी ऊपर है तो उत्तर। और फिर बिहार और गुजरात की भी स्थिति बतानी कि गुजरात और बिहार किस किस जो है मतलब दिशा में है, समझ गए। चलो भाई, ये भी आपका हो गया। इसका जो हमारा फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको बताना है, अल-बिरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से जो है विभिन्न देशों की यात्रा की। भारत से विभिन्न देशों की यात्रा नहीं की भाई, ये चीज गलत है। वो भारत में आए थे ये दोनों, और एक अल-बिरूनी ने जो है तालाबों के बारे में वर्णन किया था भारत में, और इब्न बतूता ने पान के बारे में वर्णन किया था। पान नारियल वगैरह के बारे में इन्होंने जो है वर्णन किया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारत से जो है इन्होंने जो है अन्य देशों की जो है यात्रा की, ये चीज गलत हो गई, इसलिए जो है ये गलत है। अगर आपको अल-बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में डिटेल में पढ़ना है ना, तो कक्षा 11वीं की जो है ना
हिस्ट्री की दूसरी बुक, जो दूसरी बुक उठाओगे ना उसमें एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि इन्होंने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा नहीं की थी, ये भारत में विभिन्न देशों से भारत में आए थे। कारण क्या दे रखा है कि यात्राओं से लोग जो है एक दूसरे के विचारों को जानने का जो है अवसर मिलता है। आप सभी में से जो है काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कई बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी बिहार में रहते होंगे, लेकिन वो जो है पलायन करके दिल्ली चले गए, कोई मुंबई चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, जिसको जहाँ अवसर मिला, जिसके पेरेंट्स जहाँ सेटल हो गए वहाँ वो चले गए। ठीक है, अब जब वो अपने जो है राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य गए, तो वहाँ पे दूसरे राज्य के लोगों को जाना, पहचाना, विचारों का आदान प्रदान हो, उन्होंने आपको कुछ बताया, आपने उनको कुछ बताया, तो इससे क्या है कि इससे नए विचारों को जो है जानने के अवसर मिले आप सभी को। तो ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये बात गलत है, यानी कि हमारा ये तो गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है। तो ट्रेवल लाइक अल-बिलूनी एंड इब्न बतूता ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, नॉट इंडिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। दूसरी कंट्री से ये इंडिया में आए थे, बेसिकली ये अफगानिस्तान से जो है इंडिया में आए थे 1000 साल पहले। और ये तो सही है ही आपका, इसमें जो है आपका ए फॉल्स है बट बी ट्रू है। इसका कंटेंट की नॉलेज आपको जब तक नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन ये देने लगा है कि कई बच्चे सोचते हैं कि बस पेडागोजी वाले हैं, बस नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखो और बस धड़ल्ले से लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। खैर, और बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत।